नमस्कार, हमारे खास क्लिप पेशकर झारखंड के जल सत्रों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कुछ दिनों पहले तक लोगों को यह लगता था कि जमीन माफिया की नजर सिर्फ और सिर्फ जमीन पर होती है, लेकिन जब इसकी तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि जमीन माफियाओं ने जल स्रोतों का उतना ही अतिक्रमण किया जितना खाली जमीन का। इसी का नतीजा है कि कुछ ही दशकों में शहरों से तालाब और कुएं गायब हो गए और नदियां नालों में तब्दील हो गईं। कौन है झारखंड के जल शत्रु, इनको ही पहचानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम झारखंड के जल शत्रु में। कहां गए वो नदी नाले, क्यों सूख गए तालाब, जहां पर थी हरियाली कैसे खड़ी हुई मीनार। कौन है वो जल के दुश्मन, किसने लूटी जमीन। आज उठेगा सच से पर्दा, चेहरे से हटेगा नकाब। झारखंड के जल शत्रु। झाड़ जंगलों से भरा हरा भरा झारखंड अब प्रदूषित नदियों से लेकर वायु प्रदूषण तक के लिए जाना जाने लगा है। हर तरफ अतिक्रमण होने लगा है। जमीन तो छोड़ दीजिए, लोगों ने नदी, तालाब और बाकी जल स्रोतों का भी अतिक्रमण कर लिया। झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण का खेल कोई नया नहीं है। हरमू नदी और हीनू नदी तक से लेकर कांके डैम तक अतिक्रमण देखने को आपको जरूर मिल जाएगा। इन जल स्रोतों के किनारों पर बने छोटे से लेकर आलीशान मकान तक अतिक्रमण की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। आप पहले उसको बताइएगा तो ना, 0 पॉइंट कहाँ, आप कहाँ से ग्रीनलैंड शुरू होता है। ये मांग हम लोग बचपन में थे, जब उस समय से सुनते 40 साल पहले झगड़ा हो रहा था, तो 0 पॉइंट कहाँ बताइएगा तब ना कि ये गलत है, यहाँ से शुरू करें। तो जहाँ खाली जमीन है दलाल भेज दे रहा, चल जा रहा है। गलत तरीके से पेपर बन रहा है। पेपर तो सही ही रहता दिखाता है, तो अभी बेच रहा है। आसपास के लोग बताते हैं कि कांके डैम के जिन इलाकों में आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, वहाँ कभी बाग और बागीचे हुआ करते थे। तो गलत होगा, गलत है ना, तो रोकेगा तब ना। कोई रोक रहा नहीं तो बढ़ते जाता है ना। आप हम गलत कर रहे, कोई नहीं रोक रहा है, तो मनोबल बढ़ते जा रहा है। आपकी ये तो देखा देखी दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। इसमें तो जो सीईओ होंगे उनके तो बड़ी बनता है। सबसे बड़ा दोषी तो वही सीईओ ही होते हैं। जमीन का तो पहला काम तो वहीं से गुजरता है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कांके डैम का जो इलाका है, जो परिधि है, उसका 0 पॉइंट आज तक तय नहीं हुआ है। मतलब डैम का एरिया कौन सा होगा ये शायद सरकार अब तक तय नहीं कर पाई है। लेकिन इस बात को लेकर तो आप ये कह सकते हैं कि ये तय है कि जो डैम का जो डूब क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में भी अगर निर्माण कार्य चल रहे हों, जहाँ कभी हरे भरे बाग बागीचे हुआ करते थे, वहाँ तो आज कंक्रीट का जंगल बस ही गया है। जहाँ जहाँ डैम का पानी हिलोरे मारा करता था, वहाँ भी ईंट और सीमेंट की बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गईं। अगर डैम के बीचों बीच अगर हम कहें, किनारे के इलाकों की अगर हम बात करें, जहाँ इस वक्त भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें सरकार या सरकार के अधिकारियों की कितनी बड़ी मिलीभगत होती है। क्योंकि बगैर मिलीभगत के झारखंड के अंदर, रांची के अंदर ऐसे सरकारी या नदी और डैम के जो भूमि हैं वो सही नहीं हो सकते, उनके कागजात नहीं बन सकते हैं। कागजात बन रहे हैं, इसलिए इस तरह के निर्माण भी हो रहे हैं। राज्य की राजधानी में सालों से इतना बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है। नदियों और डैम की जमीन को दलाल प्राइवेट जमीन बताकर बेच रहे हैं। सरकारी कार्यालय से रजिस्ट्री भी हो रही है,
म्यूटेशंस भी हो जाता है और जमीन की रसीद भी कटने लगती है। क्या इतना कुछ बिना अधिकारियों के मिलीभगत के संभव है? अगर हम लोग गलत किए हैं, अगर हम लोग अतिक्रमण किए हैं, अगर हम लोग अतिक्रमणकारी है, तो अतिक्रमण करने में सहयोग करने वाले अधिकारी को पहले बर्खास्त किया जाए। जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री किए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। जो सीओ, जो अंचल निरीक्षक हमारा म्यूटेशन किए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। उसके बाद हमारा घर तोड़ा जाए। एक तरफा हमारा गलती कैसे है? हमें रजिस्ट्री कराने जब हम लोग रजिस्ट्री कार्यालय में गए तो वहाँ पे हमने जो सरकार के दर से टैक्स दिया जाता है या स्टाम्प ड्यूटी दिया जाता है, हम लोगों ने वो दिया। जो म्यूटेशन कराने के समय में सरकार को जो राजस्व दिया जाता है, हमने वो राजस्व आज तक पे कर रहे हैं। तो फिर हम लोग अतिक्रमणकारी कैसे हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट की फटकार के डर से संबंधित अधिकारी आनन फानन में कुछ भी करके हाई कोर्ट में अपना रिपोर्ट सौंप के और अपना गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पीसा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी दलालों के साथ मिलकर पहले ये सारा गड़बड़ झाला करते हैं और जब फंसने की बारी आती है तो खरीदार को फंसा दिया जाता है। खरीदार क्या करता है कि उस पेपर को लेकर अंचलाधिकारी के पास जाता है देखने के लिए कि देखिए मेरी ज़मीन सही है या गलत है। और जाने के बाद अंचलाधिकारी अगर उसको बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए, तो खरीदार को कहाँ से क्या दिक्कत है कि खरीदार क्या करेगा उसको। उसके बाद आप क्या करते हैं कि रजिस्ट्री भी कर देते हैं उस ज़मीन को, म्यूटेशन रसीद भी आप उसको कर देते हैं। और जब गरीब एक घर बना के रहने लगता है तो ऊपर से आता है कि हम लोग थोड़ी नोटिस कर रहे हैं। नोटिस तो जल साधन विभाग किया है। अगर जल साधन विभाग नोटिस किया है तो उस खतियान को क्यों रद्द नहीं किया जिसका मुआवजा पहले दे चुके हैं? उसको तो रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। ना उसके रिकॉर्ड से हट जाएगा तो ना उसको आदमी बेच सकता है ना खरीद सकता है। तो आप बोलते हैं कि हम पहले उसको मुआवजा दे चुके हैं। अगर आप दे चुके हैं तो उसका लिखित दिखाइए हमको कि दे चुके हैं। और इसमें आप जो रजिस्ट्री किया है उस पर कार्रवाई कीजिए, सीओ पे कार्रवाई कीजिए और जो विक्रेता है उस पर कार्रवाई कीजिए। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी हरकत में हैं। अतिक्रमण कर मकान बनाने वालों को नोटिस देने के साथ साथ उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने शुरू हो गए हैं। तीनों नदी के किनारे बसे 75 अतिक्रमणकारियों की पहचान जिला प्रशासन ने की है, जिनके घरों पर 20 जुलाई को बुलडोजर चला। अभी तक हम लोगों ने 75 लोगों को चिन्हित करते हुए और फाइनल ऑर्डर हमने पास कर दिया है। आगे भी कार्रवाई चल रही है चिन्हित करने की। ये हमारा कंक्लूसिव नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और ऐसे जो भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं सबको हम लोग प्रॉपर नोटिस करते हुए और उनको चिन्हित कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जिनके घर तोड़े गए उनकी अपनी कहानी है, अपना तर्क है। दर्द इस बात का कि कोरोना काल में बेघर होने के बाद जाएं तो कहां जाएं। हम लोग यहीं परेशान है कोरोना से। इसको पैसा नहीं, राशन पता भी नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी है, छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ हम लोग जाएंगे। अभी तोड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग के कहीं रहने का व्यवस्था करेगा तब ना। तब के नियम कानून बताइए कि एक होना चाहिए, चाहे रोड के इस पार हो चाहे इस पार हो। नदी के जितना नापी होता है, अगर नापी ले करके तोड़ेंगे, हम लोग बहुत खुशी खुशी तोड़ रहे हैं। हम लोग अपने से इतना हम लोग को रोड पर आ गया, हम लोग को बच्चा कहाँ बरसात में रहेगा वो भी नहीं सोच रहे हैं। हम लोग कोरोना बीमारी में कैसे रहेगा वो भी नहीं सोच रहे हैं। अभी बताइए, एक तरफ सरकार हम लोग को खाने के लिए दे रहे हैं, बोल रहा है कि आप लोग को घर मिलेगा, अरे एक तरफ बताइए उजाड़ रहे हैं आकर के। ये लोग बदमाशी कर करके उजाड़वा रहा है। जिस ढंग से झारखंड की राजधानी रांची में जल स्रोतों का अतिक्रमण हुआ, उसने कई तरह की समस्याओं को पैदा कर दिया है। अतिक्रमण का इतना बड़ा खेल बिना सरकारी मदद और सरकारी शह के संभव होता ही नहीं। अब जबकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, तो सवाल है कि क्या उन दलालों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने उस जमीन को बिचवाया? क्या उन रजिस्ट्री करने वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सरकारी जमीन को अपना बताकर बेचा? क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने उस खरीद बिक्री को कानूनी जामा पहना दिया?
न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अतिक्रमण का खेल सिर्फ राज्य की राजधानी में ही नहीं हुआ, राज्य के बाकी जिलों में भी सरकारी तालाब और नदी नालों के ऊपर लोगों ने घर बनाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया है। दुमका में जमीन माफिया ने कई तालाबों का अस्तित्व मिटा दिया है और कई तालाबों का अस्तित्व मिटाने की जुगत में है। आज की तारीख में सरकारी अभिलेखों पर गौर करें तो दुमका शहर में मात्र 4 तालाब हैं, जो तालाब सरकारी अभिलेख में है, वही फिलहाल दिख भी रहे हैं। इनमें भी अतिक्रमण के कारण कई तालाब सिमट गए हैं और जो बचे हुए हैं वो इतने प्रदूषित हैं कि उनका उपयोग नहीं हो सकता। कुछ इस तरह पोखरे की ज़मीन पे कचरा डला रहा है कि सारा पोखरा कचरा पे तब्दील हो जा रहा है। अब मामूली दुमका ज़िले में मेन मार्केट में भी जो भी पोखरा रहा है सारा में कचरा डला जाता है। कोई भूमाफिया की तरह वो बिक जाता है, कोई घर बना लेते हैं, कोई रहने लगते हैं। इसीलिए पोखरा बहुत कम ही बचा है दुमका में, और जो भी बचा है उसको सरकार देख रेख नहीं करती है, जिसके कारण जंगल झाड़ बन जाता है और उस पर कचरा फेंकते फेंकते वो ज़मीन वो तालाब ज़मीन बिक जाता है। दरअसल जमीन माफिया किसी भी तालाब का अस्तित्व मिटाने के लिए पहले उसे प्रदूषित करते हैं। तालाब के चारों ओर कूड़े का ढेर लगा देते हैं, जिससे वो उपयोग के लायक नहीं बचता, और जब लोगों का ध्यान उधर से हट जाता है तो उसे समतल कर उसके जमीन को बेच देते हैं। दुमका में कई अच्छे और बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। इस तरह भागलपुर रोड में हम लोग एक तालाब था जिससे अभी गैरेज का पहले टूटी गाड़ी लगा कर मेन रोड जो बना उस समय सारा रोड का ही कचरा उसमें डालना शुरू किया गया था, जिसमें मेरे ही द्वारा डीसी को दिखाया भी गया था, तो उसमें रुका, उसमें नहीं डाला गया। फिर मलबा उठाने का भी आदेश हुआ, पता नहीं फिर उठा नहीं, और वो भी तालाब अभी जाने की कगार पर। दुमका के शहरी क्षेत्र में करीब आधा दर्जन बड़े तालाबों का नामो निशान मिट चुका है। तालाबों को समतल कर जमीनें बेच दी गई है, वहां घर बना दिए गए। कई तालाबों का ऐसा अतिक्रमण हुआ कि अब नाम के बचे हैं। ऐसा ही चर्चित एक तालाब है सिंघारा पोखर। सिंघारा पोखर के चारों ओर मोहल्ला बसा हुआ है। आज की तारीख में जलकुंभियों से पता चलता है कि ये सिंघारा पोखर है। पूरे शहर के नाले का गंदा पानी भी इसी पोखर में गिरता है। सिंघाड़ा पोखरा में अभी नगर पालिका के द्वारा काम तो शुरू हुई है, बरसात में काम शुरू करना समझ में नहीं आया। वो भी भूमाफियाओं के चंगुल में लग रहा है। किनारे से तो अतिक्रमण चालू ही है। एक रामजीवन बागान में पोखर है जो अभी दलदल माने वो लगभग भर चुका है। जहाँ तक हमको मालूम हुआ है कि वो भी कहीं ना कहीं खरीद बिक्री उसका होने का स्थिति पे है। मतलब जमीन माफिया ने दुमका के कई तालाबों का अस्तित्व मिटा दिया है, जबकि सिंघारा पोखर और लाल पोखर जैसे बचे तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गिरिडीह की कहानी दुमका से थोड़ी अलग है। हो सकता है कि यहाँ भी जमीन के धंधेबाज तालाबों का अतिक्रमण करते हों, लेकिन गिरिडीह में सबसे बड़ी मुसीबत है फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, जो तालाबों में ही डंप किया जा रहा है। ऐसे कचरे की वजह से तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत पुराना तालाब है जो कि अवैध तरीके से भरा जा रहा है, और इसमें भरने में क्या है कि डस्ट जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है उससे भरा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है। और ये सोचने का बात है कि 5 साल से 7 साल से लोग इसे यूज कर रहे हैं, निजी कार्यों में यूज कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यों में यूज कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन से लेकर के लोग इसमें डेली नहाते हैं, महिलाएं और बच्चे। यहाँ पानी का सुविधा न है, फिर भी लोग इसे भरने का काम कर रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
आप खुद तस्वीरों में देखिए गिरिडीह प्रखंड के गादी श्री रामपुर पंचायत के तरुकडीहा सार्वजनिक तालाब को। देखिए कैसे इसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल और चारकोल से भरा जा रहा है, जिसके बाद इसका पानी ना तो नहाने लायक बचा है ना ही पीने लायक। इस तरह की मनमानी को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप कुड़वाते भी हैं, और अगर उसमें पानी जमता है तो इसमें इतने लोग नहा रहे हैं, इतने लोग इसमें सारा कुछ सार्वजनिक काम हो रहा है। अगर आप इसको बंद करते तो इसको आपको देना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आप वहां से आवेदन लेके एनओसी ले आइए, उसके बाद करवाइए। ये जबरदस्ती यहाँ पे अगर हो रहा है तो हम लोग इसको नहीं करने देंगे। और इस एरिया में हर एक जगह ऐसा धांधली चल रहा है अलग अलग जगहों पे, तो हम लोग खुलकर उसका विरोध करेंगे। जिन तालाबों का छठ जैसे त्योहार में इस्तेमाल होता है, उसका फैक्ट्रियों के कचरे से भरना काफी चिंताजनक है। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात बोकारो के चास से सामने आई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं हटाया है और चास नगर निगम क्षेत्र में तालाबों का अतिक्रमण बदस्तूर जारी है। चास नगर निगम के वार्ड 18 के शिवपुरी कॉलोनी में महतो बांध इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस तालाब का कुल रकबा 8 एकड़ 14 डेसिमल है, जिसमें 7,732 खाता संख्या में 5 एकड़ 33 डेसिमल जल क्षेत्र, 7,733 खाता संख्या में 97 डेसिमल मेड़ और 7,734 खाता संख्या में 1 एकड़ 92 डेसिमल डंगा है। सबसे पहले दिखाते हैं कि तालाब की स्थिति क्या है। आपको दिखाना चाहते हैं कि यह तालाब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा कंजेस्टेड हो चुका है, चारों तरफ मकान बन चुके हैं। कई बार नोटिस आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि एक नगर निगम के द्वारा एक वार्ड भवन भी बनाया गया है, उसके बगल में आप बाउंड्री वाल देख सकते हैं, वो जल क्षेत्र में ही आता है जैसा कि जानकारी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तालाबों का अतिक्रमण निरंतर चल रहा है। इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कॉलोनी में रहने वाले कौशल किशोर ने 2013 में झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2014 में इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया। लेकिन यहां आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाकर उच्च न्यायालय का आईवॉस कर दिया गया। यहाँ जितने भी पदाधिकारी आए, खासकर अंचलाधिकारी की बात की जाए तो उन लोगों से मैं बार बार गुहार लगाता रहा, माननीय उच्च न्यायालय का हवाला भी देता रहा, लेकिन ये तालाब आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ कौशल ने फिर से अर्जी लगाई, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने का काम फिर से शुरू हुआ। पहली बार 26 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, दूसरी बार 36 लोगों को नोटिस दिया गया। बावजूद इसके अतिक्रमण को पूरी तरह से मुक्त नहीं कराया जा सका। आज की तारीख में स्थिति ये है कि लोकायुक्त ने चास अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए पत्र भेजा, लेकिन चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि इसमें स्थानीय विधायक की भी मिली भगत है। स्थानीय विधायक हैं माननीय बिरिंची नारायण जी, उनकी भी इसमें इस तालाब को अतिक्रमण कराने में अहम भूमिका रही है। झारखंड में जमीन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जल स्रोतों का अतिक्रमण लगातार जारी है। ये सरकार के लिए तो चिंता वाली बात है ही, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक और आम आदमी के लिए भी काफी दुखद है। अगर अतिक्रमण का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में सार्वजनिक जल स्रोत तो खत्म होंगे, वाटर लेवल भी काफी नीचे चला जाएगा, जिसका खामियाजा झारखंड की जनता को भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश, गिरिडीह से एजाज और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।